हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में आया है, जहां इस व्यक्ति ने सीआरपीसी की धारा 438 के तहत एक अग्रिम जमानत की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की। जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस व्यक्ति की जो अग्रिम जमानत की जो याचिका है, यानी कि आईपीसी की धारा 498A 304B और धारा 4 डीपी एक्ट के तहत इसकी याचिका को, यानी इसकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। आइए जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट जजमेंट को, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को। इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट तथ्य, यानी कि इस पूरा मामला है क्या। मामला यह है कि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट जो आवेदक यानी कि प्रार्थी द्वारा जो दायर की गई थी, वो 23/11/2018 को 4 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। मामले की जांच की गई और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दिनांक 26/2/2019 को अंतिम रिपोर्ट दर्ज की गई और इसके खिलाफ 10/4/2019 को एक विरोध याचिका भी सूचक द्वारा दायर की गई, जिसकी अंतिम रिपोर्ट 4/4/2019 को सीजेएम की अदालत में पहुंची। पहले सूचक को नोटिस जारी किया गया। इसके बाद इस पर विचार करने के बाद आवेदक और अन्य सह अभियुक्त व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 498A 304B और डीपी अधिनियम की धारा 3/4 के तहत और दिनांक 10/4/2019 के आदेश के तहत बुलाया गया। तब से आवेदक समन के बावजूद ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। इस प्रकार ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 3/4/2019 के तहत आरोपी जो व्यक्तियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। फिर भी आरोपी व्यक्ति ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। फिर आदेश 4/9/2019 को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गैर जमानत वारंट भी जारी किया गया। इसके बीच सह अभियुक्त ने ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हुए और जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे खारिज कर दिया गया। जिसके बाद उन्होंने इस आदेश के खिलाफ, यानी कि 14/11/2019 के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सिंगल पीठ द्वारा उसको जमानत दे दी गई। फिर इस आवेदक ने जमानत आवेदन के तहत जो जमानत दे दी गई, उसके बाद उसने जो 4 अन्य जो सह अभियुक्त थे उन्होंने भी इसको दायर किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया, जहां जिसमें उनके खिलाफ जारी किए गए गैर जमानत वारंट को विशेष रूप से आवेदक 3 के संबंध में स्थगित रखने का भी निर्देश दिया गया। फिर उसके बाद 11/10/2022 के आदेश के माध्यम से आदेश को बाद में दिनांक 16/11/2022 के माध्यम से बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद वकीलों के सुनने और विलोकन करने के बाद यह स्पष्ट था कि आवेदक का जो नाम था वो 23/8/2018 को दर्ज की गई एफआईआर में है। मामले के जांच के बाद जो आरोपी व्यक्तियों के पक्ष जो अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर सूचक द्वारा विरोध याचिका भी दायर की गई थी, जिसके बाद आदेश दिनांक 10/4/2019 को आवेदक के अन्य आरोपी व्यक्तियों को बुलाया गया और अंतिम रिपोर्ट को भी खारिज कर दी गई। तो ये जो था, ये इस पूरी केस का तथ्य था, यानी कि इसके पूरे फैक्ट थे। याचिकाकर्ता यानी कि इस व्यक्ति के तरफ से जो वकील ने कोर्ट के समक्ष क्या बात रखी, आइए वो जानते हैं। आवेदक की तरफ से वकील ने यह तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक एक अन्य सह अभियुक्त यानी कि जो श्रीमती हैं, उन्होंने 30/12/2019 को सीआरपीसी की धारा 239 के तहत आरोप मुक्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया है, जो आज तक विचारण न्यायालय के समक्ष निस्तारण हेतु लंबित है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक फरार नहीं हुआ है और उसके तुरंत बाद डिस्चार्ज आवेदन दाखिल करने से पता चलेगा कि वह मुकदमे कार्रवाई में शामिल हो जाएगा। फिर उनकी तरफ से जो वकील ने यह भी तर्क दिया कि आवेदक को अग्रिम जमानत के लिए उसको रिहा करने की उन्होंने प्रार्थना की। फिर ये जो बात थी, ये तो याचिकाकर्ता की तरफ यानी कि उस व्यक्ति की तरफ के वकील ने कोर्ट के समक्ष रखी। प्रतिवादी की तरफ से क्या बात रखी, यानी कि स्टेट की तरफ से, स्टेट ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि जो आवेदक है 2019 की कानून की प्रक्रिया से बच रहा है, लगभग 5 साल हो गए हैं। और यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक के खिलाफ पहले समन, फिर जमानती वारंट, फिर गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद वह ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने में विफल रहा है। बीच बीच में ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हुए बिना ही सुनवाई के समय भी पेश हुए बिना वह डिस्चार्ज आवेदन दाखिल करते हुए उक्त डिस्चार्ज आवेदन दाखिल किया गया।
जो पोषणीय नहीं होगा। और ये भी दलील दी गई कि आवेदक लंबे समय से फरार देखते हुए इसे इसकी जो अग्रिम जमानत की जो अर्जी उसको खारिज करने योग्य बताया। तो ये जो बात है प्रतिवादी की तरफ से कोर्ट के समझ में तर्क में रखी गई। अब न्यायालय का क्या तर्क था, आइए वो जानते हैं। न्यायालय ने अपने तर्क में ये बताया है कि जब कोई अदालत अग्रिम जमानत देती है तो वास्तव में केवल यह आदेश देती है कि गिरफ्तारी की स्थिति में या गिरफ्तार व्यक्ति को नियम और शर्तों को अधीन जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उक्त शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाना है और धारा 438 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहा जाने वाला जांच पद्धति के समान प्रभाव के कुछ बाधा उत्पन्न कर सकता है। अदालतों को इसकी याद दिलानी चाहिए क्योंकि स्थिति यह है कि कानून केवल इसका पालन करने वालों की ही सहायता करता है, निश्चित रूप में इसका विरोध करने वालों के नहीं। और गुजरात उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से पूरी तरह से सहमत था, जहां एक वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत दाखिल करना किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अदालत के समक्ष उपस्थिति के रूप में नहीं माना जाएगा, जिसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई शुरू की गई। जैसे कि बताया गया है कि फरार शब्द का अर्थ है कि यहाँ पहले ही बता चुका गया है कि व्यक्ति या मूल भाव या अभियुक्त स्वयं को छुपा रहा हो। फरार होने के लिए सबूत के जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उस आशय का सबूत संबंधित व्यक्ति को जानता है, वह वांछित या गिरफ्तार के लिए जो वारंट लंबित होने के बारे में। साथ ही साथ न्यायालय के समक्ष उनकी उपस्थिति एक आदेश या तो न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान से या सरकारी वकील के आवेदन पर दिया गया था। जब परिस्थिति ऐसी हो तो अपीलकर्ता को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि वे गिरफ्तारी से खुद को छिपा नहीं रहे थे या वे नहीं जानते थे, वे कानून की अदालत में वांछित थे। तो न्यायालय ने ये एक इम्पॉर्टेंट बात अपने तर्क में कही। और आइए जानते हैं इसका निष्कर्ष क्या था, कंक्लूजन क्या था। न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस व्यक्ति के खिलाफ जो इसके ऊपर जो अग्रिम जमानत की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। इस जजमेंट का केस टाइटल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। अगर आप किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप अपना कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।